वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज एग्ज़ाम हुआ था 10 नवंबर 2020 को राजस्थान सीएचओ का। और क्वेश्चन पेपर इतना इजी आया है कि आई थिंक मेरिट लिस्ट है जो 90 के ऊपर ही जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि सभी के लिए हार्ड कॉपी दी गई थी इस क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। हिंदी मीडियम में पेपर आया हुआ था। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है जिनका अपकमिंग आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है अदर स्टेट सीएचओ के लिए, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल के वीडियोस देखे होंगे उन्होंने 80% क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इसी तरीके के जो सिंपल क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए रिसेंट के जो मॉडल पेपर सीरीज थी उसमें बताए थे, और उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन हैं जो आए भी हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे। मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। तो वर्ल्ड हेल्थ डे है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम हर साल मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट इज भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इज एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? तो एमटीपी एक्ट है जो कब आया था? 1971 में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1971। नेक्स्ट इज निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? उन्मूलन का यहाँ पर मतलब है एरेडिकेशन, राइट। तो इंडिया से 2 डिसीज है जो एरेडिकेट हो चुकी हैं। एक है पोलियो, दूसरा है स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में था क्षय रोग, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पोलियो एंड एड्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पोलियो। नेक्स्ट इज हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? वो एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो इंडिया में जो स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था, गांधी जी का जन्मदिन होता है उसी दिन, तो ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ऑप्शन में था ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती, और डी है यहाँ पर मानसून। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो जिम्मेदार है, एक तो मानसून भी हो सकता है, बट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड नहीं होती? ऑप्शन है खसरा, दैट मीन्स मीजल्स, टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए। टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए तीनों फीको ओरल रूट से फैलने वाली डिसीज है, बट जो खसरा और मीजल्स है ये फीको ओरल रूट्स के थ्रू नहीं फैलती है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलने वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो डायरिया में जो डेथ का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण एंड लास्ट है यहाँ पर सुस्ती। तो जो डायरिया की कंडीशन होती है उसमें जो डेथ का मेन कारण बन सकता है वो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। हियर इज द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे हैं, 5 साल से कम एज की बच्चे अंडर 5 ईयर, तो उनमें डेथ का मेन कारण क्या है? ऑप्शन है दस्त रोग, दैट मीन्स डायरिया, निमोनिया, मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स मीन्स छोटी माता। तो जो मेन रीजन है 5 वर्ष से कम एज के बच्चों में डेथ का, डायरिया, जो निमोनिया, दोनों है बात, निमोनिया कितना है? 16%, 16%। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, निमोनिया।
नेक्स्ट इज बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है? नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम है चिल्ड्रंस, ऑप्शन है 1 सेकेंड से कम, 3 सेकेंड से कम, 5 सेकेंड, डी है यहाँ पर 7 सेकेंड। तो एडल्ट में तो लेस देन 2 माना जाता है जो नॉर्मल कैपिलरी टाइम है, रिफिल टाइम है नॉर्मल कैपिलरी टाइम। बट यहाँ पर बच्चों का पूछा गया है तो लेस देन 2 होता है बच्चों में भी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 3 सेकेंड से कम, बच्चों में भी लेस देन 2 ही होता है नॉर्मल कैपिलरी टाइम। नेक्स्ट इज आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 6 माह का बच्चा क्या कर सकता है। ऑप्शन है बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो 6 मंथ एज का बच्चा क्या करेगा? ना तो कुछ बोल पाएगा ज़्यादा, ना ही अपने हाथ से कुछ खाना खा पाएगा, लेकिन हाँ वो बैठ जरूर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। आप उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेक कर रहे हैं तो आप उसमें क्या चीज़ पाएंगे कि बच्चा अपने से बैठ सकता है। नेक्स्ट इज भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो जो इंडियन बेबीज होते हैं एट द बर्थ उनका टाइम रहता है कितना होता है? 2.5 to 3.5 kg। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज जब कंगारू मदर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाती है? तो केएमसी का नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा है, मिनिमम ड्यूरेशन, मिनिमम कितना है? 1 आवर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल लेबर रूम का टेम्परेचर होता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सेल्सियस में पूछा है तो नॉर्मल जो लेबर रूम का टेम्परेचर है कितना होता है? 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो ब्रेस्ट मिल्क और ह्यूमन मिल्क में कौन सा आईजी प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है आईजीजी, आईजीएफ, आईजीई और आईजीए। तो जो ह्यूमन मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला आईजी है वो क्या है? आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट इज बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का यहाँ पर रूट पूछा है तो बीसीजी वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो ओनली इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। और जितनी भी वैक्सीन है कोई भी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं की जाती है बीसीजी को छोड़कर। तो बीसीजी आपको याद रखना बहुत ही इजी भी हो जाएगा कि ओनली बीसीजी है जो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स है जो किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स और रूबियोला। हियर इज द राइट आंसर है सी, खसरा और मीजल्स। नेक्स्ट इज समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के लाभार्थी कौन है? दैट मीन्स आईसीडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है जो इनके बेनिफिशियर्स ग्रुप क्या हैं? 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं दैट मीन्स प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर डी 6 वर्ष से ए एंड बी दैट मीन्स 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो आईसीडीएस स्कीम के लाभार्थी बेनिफिशियर्स ग्रुप पे दोनों हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो कैल्शियम किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है मांस, फल, दूध, सब्जी। कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है मिल्क में, दूध में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? आपने 2 तरीके न्यूट्रिएंट्स पढ़े, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और जो विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? 2 विटामिन बस होते हैं वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, विटामिन सी। बाकी ये क्या है? सब फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स।
तो सबसे ज़्यादा विटामिन ई किससे मिलेगा? सनफ्लावर ऑयल से। नेक्स्ट इज विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स और वेरी। तो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट इज बच्चे को पूरक आधार और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? दैट मीन्स इसको वीनिंग भी हम कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं? 6 मंथ के बाद, जब बेबी की एज कितनी हो जाए? 6 मंथ की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 6 माह की उम्र पर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो टिश्यू रिपेयरिंग के लिए जो जरूरी है न्यूट्रिएंट्स वो क्या है? तो वो है प्रोटीन। नेक्स्ट इज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से लेके आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन है जो थोड़ा धुंधले हैं, बट मैं आपको बताते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो यहाँ पर डेंगू का सिम्टम कौन सा नहीं है? यहाँ पर ओनली 4 से 5 क्वेश्चन बस ऐसे हैं, बाकी सभी की जो इमेज है वो बहुत ही अच्छी है, परफेक्ट है, जैसी प्रीवियस क्वेश्चंस में रही है। 5 से 6 क्वेश्चन बस थोड़ा सा धुंधले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डेंगू का लक्षण, डेंगू बीमारी का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हल्का बुखार। लो ग्रेड फीवर है जो डेंगू में नहीं होता, बाकी आंखों में दर्द होगा, मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, तेज बुखार होगा। नेक्स्ट आया था वीवीएम का फुल फॉर्म। तो वीवीएम का फुल फॉर्म मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो वीवीएम का फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर। हियर इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? 9 महीने की एज में, तो 59 मंथ तक की एज तक है जो विटामिन ए डोज दिया जाता है। तो 9 माह पर कितना दिया जाता है? तो ये होता है 1 लाख आयु। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त, दैट मीन्स डीकंटामिनेशन, किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो कोरोना वायरस सरफेस मुक्त करना है आपको, डिकंटामिनेट करना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, ग्लूटरल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो एमडीटी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो इलाज का ड्यूरेशन रखा गया है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होता है कम से कम 24 से 27 माह तक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि कल्चर कलेक्ट करने के 18 से 20 मंथ के बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, 24 से 27 माह तक। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बाद कितना अंतराल रखना चाहिए? तो कितना गैप देना है 2 टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन के बीच में? ऑप्शन है कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह और कम से कम 12 सप्ताह, दैट मीन्स 12 वीक। तो कम से कम 4 वीक का गैप है जो हमें देना होगा 2 टिटनेस टॉक्साइड के इंजेक्शन के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है यहाँ पर कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? कोविड-19 किसके कारण फैल रहा है? तो ये हो रहा है वायरस के थ्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स में जो टोटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 206, 206। नेक्स्ट इज टीबी की जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरक्लिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन में था सिक टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट, वीडीआरएल और एलिजा। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट को और क्या कहा जाता है? वो माउंटेक्स टेस्ट। नेक्स्ट इज मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ह्यूमन बीइंग लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? तो वो है लीवर। नेक्स्ट इज टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो लिवर में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट इज
किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट केस क्या कहलाता है? किसी भी पॉपुलेशन में यदि कोई बीमारी होती है तो फर्स्ट केस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या फिर कैरियर। फर्स्ट केस कहलाता है किसी भी इन्फेक्टेड डिसीज का, वो होता है इंडेक्स केस। नेक्स्ट इज राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दोनों आई हैं एग्जाम में आपके लिए। तो राजस्थान की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो प्रेजेंट में, वो कितनी है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है प्रेजेंट में, यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि 37 पर 1000, बट जो अप्रोक्सीमेट रही है वो रही है 41 पर 1000। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की राइट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि 56 है एमपी की रही है, मध्य प्रदेश की रही है, बट जो 37 पर 1000 है कहाँ की है? राजस्थान की। नेक्स्ट इज बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है? तो बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट है रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर जब आप चेक करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो ट्यूब्स हैं किस तरफ होती हैं? तो ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लेटरल साइड। नेक्स्ट इज वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेट, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? एट प्रेजेंट 2.5 है, इसको कम किया जाना है। जो मिशन परिवार विकास प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था आपके लिए, उसी में मैंने आपको कई बार बताई थी टोटल फर्टिलिटी रेट। तो एट प्रेजेंट भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.5। नेक्स्ट इज टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस और लंदन। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। नेक्स्ट इज जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वाटर को क्लीन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जा सकता है? ऑप्शन है लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मेल्डिहाइड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा बी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC है जो एक कितनी पॉपुलेशन नॉर्म्स के लिए होता है? 20 से 30,000 पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? सी, 30,000। नेक्स्ट इज वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है राजस्थान की? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, लगभग 2000 पर 1 लाख। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में बात की जाए जो एग्जैक्ट है तो वो कितनी है? लगभग 199, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएं तो सही आंसर होगा सी, लगभग 200 है जो पर 1 लाख वुमेन्स पर कितनी है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट इस देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? तो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी 2011 में। सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट इज विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में से कितनी पॉपुलेशन है जो इंडिया में बस रहती है? लगभग 17.7% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, लगभग 17%। नेक्स्ट इज पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर है जो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट इज भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, 2000 में। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? NRHM का। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करवाती हैं? तो एक आशा कार्यकर्ता है जो 1000 पॉपुलेशन के बीच में रखी जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन में था मलेरिया, HIV, नारू रोग और घेंगा।
तो यहाँ पर जो नारू रोग है इसको कहा जाता है ड्रैकोंटियासिस। एक निमेटोड्स के द्वारा होने वाली डिसीज है जो कि इंडिया में एट प्रेजेंट अभी नहीं पाई गई है, तो यहाँ पर इसको आप मार्क में सी कर सकते हैं, नारू रोग। नेक्स्ट इज जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म दिवस जो जन्म का रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिनों के अंदर करवा लेना चाहिए? ऑप्शन था 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिन। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के हिसाब से जो डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन है वो विदिन 7 डेज के अंदर करवा लेना 21 डेज के अंदर करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। ऑप्शन था इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। तो मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? मीजल्स वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। नेक्स्ट इज एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल बीएमआई होनी चाहिए 20 to 25, बिलो 18.5 होती है तो अंडर वेट में जाएंगे, बट यहाँ पर नॉर्मल कितनी होगी? 20 से 25। तो यहाँ पर इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? 59 का आंसर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ओआरएस के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? ओआरएस जो सॉल्यूशन देते हैं डायरिया की कंडीशन में, उसके साथ और क्या देते हैं? कैल्शियम, आयरन, विटामिन या फिर जिंक। तो ओआरएस के साथ में दिया जाता है जिंक। नेक्स्ट इज प्रसव उत्तर रक्तस्राव दैट मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज में जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो है ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन एंड मीजोप्रोस्टोल। मीफेप्रोस्टोन है जो यूज़ नहीं की जाती है, अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन को जोड़ना चाहिए? तो आपको ईडीडी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैंने ये भी आपको कई बार बताया, ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ईडीडी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 9 माह और 7 दिन। नेक्स्ट इज गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर दैट मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? जो प्रेग्नेंट वूमन है उसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 18 से 24 पर मिनट। नेक्स्ट इज फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो फीटोस्कोप के थ्रू जो फीटल हार्ट साउंड है आप 20 वीक का जो जेस्टेशनल टाइम रहेगा उसमें आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा लेस देन 11 mg/dl हो जाए तब उनको क्या कहा जाता है? एनीमिक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, 11 ग्राम%। नेक्स्ट आईयूसीडी का क्या तात्पर्य है? दैट मीन्स आईयूसीडी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट इज सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से 160 पर मिनट। नेक्स्ट इज प्रत्योग प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए? तो एंटीनेटल चेकअप के लिए आप जाते हैं तो एंटीनेटल चेकअप में कौन से टेस्ट होने चाहिए? तो वो है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था, वो 8 महीने के बाद फिर से आई है। यहाँ पर देखिए हुआ है, अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? फर्स्ट लगा है 4 मंथ में, उसके बाद वो 8 महीने बाद आई है, तो आप क्या करेंगे? टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। टीटी का 0.5 ml की जगह 0.1 ml टीका लगाएंगे, या फिर आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद एक और टीटी के टीके के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, टीटी का दूसरा टीका नहीं लगाएंगे। राइट आंसर होगा टीटी का टीका नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए जो इस्तेमाल होता है N/10 HCl। नेक्स्ट इज गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो प्रेगनेंसी में जो टेस्ट किए जाते हैं तो जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं उनको चेक किया जाता है। तो उनमें से क्या है? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्सल लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है टोटल 4 घंटे का। नेक्स्ट इज जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? तो आफ्टर बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद जो बेबी है उसको विदिन 30 मिनट, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएं तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 1 घंटे के भीतर। नेक्स्ट इज सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है एटलीस्ट 500 ml, 500 ml। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको येलो कलर के बैग में डाला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, पीली थैली। नेक्स्ट इज भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का भारत में मेन रीजन क्या है? हेमरेज, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, रक्तस्राव। ऑप्शन में सेप्सिस, टॉक्सिमिया और अनसेफ अबॉर्शन, ये सभी हैं, बट जो मेन रीजन है वो क्या है? ब्लीडिंग और हेमरेज। नेक्स्ट है असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है? तो जो मेडिसिन लेनी है आपको असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद जो मेडिसिन लेनी है तो विदिन 72 आवर, 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हम कब? 48 घंटे से 7 दिन तक। नेक्स्ट इज वेसेक्टॉमी के बाद कितने समय तक किसी परिवार को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो आफ्टर वेसेक्टॉमी एटलीस्ट 3 मंथ तक है जो आपको कोई और दूसरी फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करनी होगी। नेक्स्ट इज लेवोनोजेस्ट्रल LNG IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो जो लेवोनोजेस्ट्रॉल ING है जिसको मिरेना नाम से जाना जाता है तो ये 5 साल के लिए बस काम करती है, तो 5 साल के बाद इसको चेंज करवा देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर नेटिन नॉर्थेड्रोन एथेनेटेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो इसके 2 डोज दिए जाते हैं 2 मंथ के गैप में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव, दैट मीन साइड इफेक्ट क्या है? तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट है HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिजा टेस्ट है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो किशोरावस्था दैट मीन्स एडोलेसेंस में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट इज विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो विश्व में एडोलेसेंट डेथ का मेन कारण है सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, तो मेन तो मेल्स में होता है बट फीमेल्स में भी थोड़ी बहुत जो ओवरीज हैं इस हार्मोन को निकालती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। नेक्स्ट इज किशोर बालक बालिकाओं को डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी है? तो किशोर बालक बालिकाओं में जो एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है वो कितना होता है? तो ये होता है 400 mg ODHS। नेक्स्ट इज गैर संक्रामक रोग मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये किसके थ्रू होंगी? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते, बाकी ऑप्शन इनमें सही नहीं है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। नेक्स्ट है किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है?
नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यहाँ पर सही आंसर होगा 130 से 139 व 80 to 89 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट इज मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? तो डायबिटीज मेलाइटिस में पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया तीनों प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट इज सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो इस जो HbA1c है इसका जो मात्रा होती है वो होती है 6.0% से भी कम। नेक्स्ट इज किसी वयस्क व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए? तो रैंडम ब्लड शुगर जब कितना हो, मोर देन 200 mg/dl से ज़्यादा हो, तब डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस का वो है स्ट्रोक। नेक्स्ट इज मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो ह्यूमंस में जो कैंसर फैलने का कारण है, ऑप्शन है त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम से, रक्त के माध्यम से, या फिर डी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, लिम्फेटिक सिस्टम से भी और ब्लड से भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर मीन्स ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं बट किसी एक को छोड़ के। लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध और शारीरिक व्यायाम न करना। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सही आंसर होगा इस की जो कारण नहीं बन सकता है वो क्या है? कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। नेक्स्ट इज स्तन की स्वयं जांच कराने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए राइट टाइम होता है माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। नेक्स्ट इज गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो आप प्रेगनेंसी में यदि तंबाकू का सेवन करते हैं तो प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है और लो बर्थ वेट बेबीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये दोनों टाइप की डायबिटीज में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है बोथ टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड डायबिटीज, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस में है जो इंसुलिन इंजेक्शन मेनली दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो पर डे ह्यूमन में जो आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए 100 से 150 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। लास्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? तो वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। हिज द आंसर इज DHPV वैक्सीन। सो गाइस ये था राजस्थान CHO का पेपर। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे आए हैं एग्जाम में, बहुत ही ईजी पेपर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।